हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स। आज हम लोग आप लोगों को चैप्टर थर्ड जो क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर थर्ड है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने आपको कल भी बताया था, हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आज का वीडियो हमारा बहुत ही छोटा रहेगा, जिसमें हम केवल इस चैप्टर के फॉर्मूले आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के सभी फॉर्मूले लिख लो, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज करने में जो भी फॉर्मूले यूज होंगे तो वो फॉर्मूले सभी के सभी आप लोगों के समझ में आए और आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि चैप्टर थर्ड के जो भी सिलेबस में टॉपिक थे वो मैंने सभी के सभी कंप्लीट किए हैं। अगर किसी तरीके से कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को किसी टॉपिक में हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके उसका आंसर हमसे दोबारा से ले सकता है। आज हम लोग इस चैप्टर के फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मूले जो होते हैं फिजिक्स में वो किसी भी कंसेप्ट का फाइनल एक्सप्रेशन होता है और जिस पर रिलेटेड या जिससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मींस उस कंसेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये पता किया जाता है कि स्टूडेंट या जो भी बच्चे हैं जो 12th क्लास में थे, जिन्होंने ये टॉपिक कवर किया है, पढ़ रखा है, क्या उस टॉपिक का फाइनल एक्सप्रेशन अप्लाई करना उसे आता है या नहीं आता है। इसका पता करने के लिए ही न्यूमेरिकल किए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल आप लोगों का इवैल्यूएशन होता है ताकि ये पता चल सके कि बच्चों ने जो फिजिक्स के टॉपिक थे उनको कमांड किया है, मींस उनसे रिलेटेड कंसेप्ट पूरे किए हैं या नहीं किए हैं। तो फॉर्मूले वैसे तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी टॉपिक हम लोगों ने किए हैं उनके फाइनल एक्सप्रेशन ही फॉर्मूले बनाए हुए हैं। फिर भी हमने यहाँ एक साथ में सभी जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के फॉर्मूले एक साथ में मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और सारे फॉर्मूले एक ही जगह मिल जाएं, लर्न आराम से कर सको, ताकि आप जब हम लोग एक्सरसाइज करें तो किसी भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं बच्चों, तो ये वैसे हम आपको बता दें लेक्चर 9 है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 8 कंप्लीट किए हैं और लेक्चर 8 में हमने सारे टॉपिक जितने भी चैप्टर थर्ड में थे उनको मैंने पूरा भी किया है। शुरुआत करते हैं फॉर्मूलों की। तो सबसे फर्स्ट फार्मूला आपका इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो सिंबल लिखे हुए हैं वो सिंबल कौन सी क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं हम ये बताते चलेंगे। अगर आपको किसी सिंबल का पता ना हो तो मैं उसको बताऊंगा, आप उसको वीडियो को जब देखें तो उसको नोट भी कर लें। उसके साथ साथ आप जितने भी सिंबल हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनकी यूनिट्स भी आप लोगों को लर्न होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट्स बड़ा ही ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के कई एक फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला मैंने लिखा है dq/dt। करंट जो है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है dq/dt। और अगर कांस्टेंट है, एक फिक्स वैल्यू है चार्ज की, तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख देते हैं q/t। t जो है वो टाइम है, कितने टाइम तक अगर चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से कितना करंट होगा वो हमें बताता है। q जो है चार्ज किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हम सॉलिड कंडक्टर मेटल की बात कर रहे हैं, तो उसकी जगह Q की जगह पर हम Ne लिख सकते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट में फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें N जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और E जो है वो एलिमेंट्री चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम बेसिक चार्ज भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये कूलाम आप लोग जानते भी हैं, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में हमने एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक चार्ज को डिस्कस किया है। तो ये भी फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, Ne/T। इसी तरीके से ये दो फॉर्मूले जो एक्सप्रेशन लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे,
तो हम सभी को बताते भी चलें, ये स्पेशली तब यूज होते हैं जब इलेक्ट्रॉन एटम में अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। तो इस चैप्टर 3 में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कम हैं, लेकिन आगे के चैप्टर में और जहां हम लोग एटम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एटम नाम का चैप्टर भी हमारे क्लास 12th में शामिल है, तो वहाँ इन फॉर्मूलों का यूज हुआ है। मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आराम से फॉर्मूले को अप्लाई कर सको। तो एक और ये करंट का फॉर्मूला लिखा है E इंटू न्यू। ये न्यू का सिंबल है, न्यू जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है और करंट पूछ रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप इस सिंबल का ध्यान रखना, ये सिंबल जो है वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इलेक्ट्रिक करंट आपका कितना हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इलेक्ट्रिक करंट E का मतलब चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, इंटू न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। ये हमने केस के लिए बताया जब इलेक्ट्रॉन अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। जब रिवॉल्व होगा कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसकी कुछ वेलोसिटी स्पीड भी होगी। तो स्पीड के टर्म्स में करंट का क्या फॉर्मूला होगा, तो स्पीड के टर्म्स में करंट का ये फॉर्मूला होता है EV। ये V है स्पीड, तो EV अपॉन 2πr, जिसमें R जो है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है। ये प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, पाई सभी जानते हैं एक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जो है वो 22/7 या 3.14 होती है, सारे बच्चे जानते हैं। तो कई एक एक्सप्रेशन जो यहाँ लिखे हैं ये सभी के सभी करंट से रिलेटेड है, सभी को लर्न करना है क्योंकि सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से सिंबल का क्या मीन्स है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, और किसी रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो V इक्वल्स टू IR होता है। I जो है वो करंट उस रजिस्टर में फ्लो हो रहा है और R उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हम इसमें पढ़ चुके हैं, इसका यहाँ पर फॉर्मूले हमने लिखे हैं। तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, यहीं से बना दिया, तो ये V अपॉन I हो गया। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है रेजिस्टेंस का, रॉ L अपॉन A, जिसमें L जो है वो वायर की लेंथ है और A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और रॉ जो है वो रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग वायर होता है। रजिस्टिविटी भी इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक और नया फॉर्मूला होता है किसका, रेजिस्टेंस का, कौन सा, ML अपॉन NE² A। इसमें M जो है ध्यान रखना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, L जो है वो लेंथ ऑफ वायर को रिप्रेजेंट कर रही है और N जो है N ये जो है ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, ध्यान रखना है, इसको लिख लेना, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। दोनों मैंने एक जैसे बना दिए हैं लेकिन आप ध्यान रखना इस N का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ध्यान रखना E एलिमेंट्री चार्ज है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। आप इस चैप्टर में हम लोग रिलैक्सेशन टाइम को भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आए हुए हैं तो ये आप याद रखेंगे बेटा, ध्यान रखना है इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, अगले फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, तो I अपॉन A लिखा हुआ है। I कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट और A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये जो सिंबल सिग्मा बना हुआ ये कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और कंडक्टिविटी जो है वो 1/, रजिस्टिविटी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई एक पूछे जाते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चाहो तो यहाँ मार्क भी कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले तो हर हालत में आपको लर्न होने चाहिए, सभी होने चाहिए, और ये हाईलाइट कर लीजिएगा कि इनको ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये सिंबल है, क्या फॉर्मूला होता है, E
टाउ अपॉन एम। इसमें स्मॉल ई जो है वो एलिमेंट्री चार्ज है और कैपिटल ई जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम और एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना है ये फॉर्मूला। एक और दूसरा फॉर्मूला करंट के टर्म्स में होता है, वो क्या करंट के टर्म्स में फॉर्मूला है? आई अपॉन एन ई ए। तो ध्यान रखना ये भी एम जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई एलिमेंट्री चार्ज है और ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगला फार्मूला मोबिलिटी का है। मोबिलिटी के दो फार्मूले हैं, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है क्यू टाउ अपॉन एम। क्यू की जगह पर हम ई स्मॉल ई एलिमेंट्री चार्ज भी हम लिख सकते हैं। वो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज की जो वैल्यू होती है वही इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि यहाँ पर हम ईटा अपॉन एम भी स्पेशली किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने चार्ज पार्टिकल के लिए लिखा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है जिसका चार्ज है वो क्यू है, इसलिए क्यू लिख दिया है। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और ये जो 8 और 9 है इनसे बहुत सारे आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे रखे हैं। बेटा बहुत ध्यान रखना है फॉर्मूलों का। क्या फॉर्मूले हैं कि रजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मेटल का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। यहाँ मेटल की बात करते हैं, मेटालिक वायर की बात करते हैं। ऐसा कंडक्टर जो मेटल का बना हुआ है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या इसको हम लीनियर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इस तरीके से मैंने फॉर्मूला लिखा। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, लर्न कर लीजिएगा। R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। जब मेटल का जो मेटालिक वायर है उसका टेम्परेचर T1 था तब रेजिस्टेंस डिटेक्ट किया गया R1, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होकर के T2 हो गया तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर के या चेंज होकर के R2 हो जाता है। तो इस केस में लीनियर कोफिशिएंट कितना होगा? तो अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1 है। ये कैसे आया है ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आप उसका इससे रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। एक और इसी से रिलेटेड फार्मूला देखा हुआ है कि टेम्परेचर अगर मुझे निकालना है तो कितना होगा, और ये स्पेशली फार्मूला बेटा है। वैसे तो हम टेम्परेचर के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं, ये स्पेशली फार्मूला है। कब? जब आपको वायर का आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दे रखे हों। आइस पॉइंट का मतलब हम जानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, और स्टीम पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट अगर दे रखा तो उस केस में ये दे रखा है उसका कि कितना टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो T इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। और ये हम बता भी दें आपको तो ये NCERT में एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें ये फार्मूला आपका अप्लाई हुआ है। तो दोनों फार्मूले आपको अच्छी तरीके से लर्न करने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आपके दे रखे हैं, ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और अपना फार्मूला नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। तो ये फार्मूला 10 जो है और 11 जो है ये दोनों फार्मूले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से रिलेटेड है। सीरीज में अगर कॉम्बिनेशन है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और सो ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से पैरेलल के केस में 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे ये जो 12 वाला फॉर्मूला है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो फॉर्मूला है वो आपका सेल से रिलेटेड है। सेल के क्वेश्चन बहुत सारे एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो 12 वाला फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा है कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू E माइनस IR, जिसमें E जो है वो सेल का EMF है और R जो है I जो है वो सेल से मिलने वाला करंट
और स्मॉल आर जो है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ईएमएफ सेल का क्या होता है या इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है, दोनों ही चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछले वीडियो देख करके पता कर सकते हैं। सेल से करंट कितना मिलेगा, तो ये करंट के लिए फॉर्मूला E/R+R। ये एक्सटर्नल जो सर्किट आपका है उसका रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये सेल का ईएमएफ है। ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक न्यूमेरिकल जो है उसमें पूछा गया मैक्सिमम करंट कब मिलता है, तो मैक्सिमम करंट तब मिलेगा जब कैपिटल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब कैपिटल आर 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट E/r होगा। तो एक न्यूमेरिकल इसी से भी रिलेटेड है बेटा, ये ध्यान रखना। हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, रेफरेंस बुक की नहीं या किसी प्रीवियस ईयर के पेपर की नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल में मैक्सिमम करंट पूछा गया तो आप ध्यान रखना E/r फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो मैंने अलग से नहीं लिखा है, आपको बता दिया, आप चाहो तो उसे अलग से भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम करंट के लिए E/r हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस E/B माइनस का 1 हो जाएगा। ये सेल का ईएमएफ है, ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, माइनस का 1 हो गया। ये फॉर्मूला आपको ये याद करने पड़ेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये स्पेशली फॉर्मूला है बेटा, ये तभी अप्लाई होता है जब सेल चार्ज होता है। तो आप लिख जरूर लेना, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप लिख लेना। ये चार्जिंग के केस में लगेगा, क्वेश्चन आया हुआ है। चार्जिंग के केस में जो सेल है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो चार्जिंग के केस में सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V=E+IR होगा। और जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है मीन सेल से करंट लिया जा रहा है तो E-IR होता है, और सेल चार्ज किया जा रहा है तो E+IR होता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना दोनों केस में क्या डिफरेंस है। तो ये सेल से रिलेटेड फॉर्मूले थे जो आपको लर्न करने हैं, जिनसे बहुत सारे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। अभी सेल खत्म नहीं हुआ, सेल का आगे वाला फॉर्मूला भी है। जब सेल सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनका नेट ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता है, तो सभी को प्लस कर दीजिएगा। जितने भी सेल सीरीज में कनेक्ट हैं उन सभी का ईएमएफ प्लस कर दो तो टोटल ईएमएफ पता चल जाएगा। इस केस में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R1+R2 इस तरीके से कर दीजिएगा तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा। और अगर सेल आपका पैरेलल में है तो फॉर्मूला ये हो जाता है नेट ईएमएफ का E1R2 प्लस E2R1/R1+R2। बेटा ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, ये लर्न रख लेना। पैरेलल का ये सिंपल है, आसानी से लर्न हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। पैरेलल का E1R2 प्लस E2R1/R1+R2, ये ध्यान रखना। उसके साथ साथ पैरेलल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल में कितना होगा, तो 1/R1 प्लस में 1/R2। प्यारे बच्चों यहाँ लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, बिलर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 1/R1 प्लस 1/R2 लिखा है और प्लस मैंने डॉट डॉट लिखा हुआ है। तो ये पैरेलल के केस में होता है जब सेल्स एक सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो सेल से रिलेटेड आपको बहुत सारे सभी फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्योंकि सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इलेक्ट्रिक पावर के ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वोल्टेज इंटू करंट या I² या V²/R, कोई भी एक्सप्रेशन आपका यूज हो सकता है। उसके साथ साथ अगर कई एक रजिस्टर आपके उसमें सीरीज में है तो ऐसे केस में उनका पावर टोटल पावर कितना होगा, तो वो मैंने लिखा है 1/PS = 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1 डॉट डॉट। इस तरीके से ये फॉर्मूला इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आए हुए हैं। और पैरेलल में अगर है सिचुएशन तो कितनी पावर होगी, तो P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट। इस तरीके से आप ध्यान रखना, ये पावर से रिलेटेड आपके फॉर्मूले थे। आगे बढ़ते हैं और पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पोटेंशियोमीटर से कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे पोटेंशियोमीटर से। तो ये पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड फॉर्मूले ही लिखे हुए हैं। एक तो पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V = KL लिखा हुआ है।
के जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, और एल जो है वो लेंथ, जिसको हम बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं। अगर आपने पोटेंशियोमीटर वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है। कंपैरिजन जब सेल्स का करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया गया, E2/E1 इक्वल्स टू L2/L1। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R L1 माइनस L2/L1। ये लेंथ है जो गिवन होंगे, इनसे कई एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में शामिल किए गए, ध्यान रखना है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का मैंने लिखा है। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन कब मिलती है, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो एडजेसेंट साइड के रजिस्टर का रेशियो इक्वल होता है। तो भाई मैंने लिख दिया R2/R1 इक्वल्स टू R4/R3। ऐसे भी लिख सकते थे R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। एडजेसेंट ध्यान रखना, मैंने इसका वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी। यह मीटर ब्रिज के लिए है बेटा। मीटर ब्रिज का एक ही फॉर्मूला है और मीटर ब्रिज के 2-3 न्यूमेरिकल दिए गए हैं। पोटेंशियोमीटर के भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ मीटर ब्रिज के भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो R/S इक्वल्स टू L/100 - L। मीटर ब्रिज से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और अननोन रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ S बोला हुआ है, तो S हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते। हो सकते हैं दोनों ही पूछे जाएं, आप ध्यान रखना। वैसे ज़्यादातर S पूछा जाता है, R गिवन होता है, L गिवन होता है, तो आप यहाँ से इस तरीके से लर्न कर सकते हैं और S की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये मीटर ब्रिज का फॉर्मूला था। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिखते भी जाना, मैंने बोल दिया। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। किरचॉफ्स रूल्स जिनका यूज सर्किट को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, तो किरचॉफ्स रूल्स 2 होते हैं। एक आपका जंक्शन रूल बोला जाता है और दूसरा आपका लूप रूल बोला जाता है। जंक्शन रूल के केस में क्या स्टेटमेंट होता है, तो वो मैंने लिख दिया कि किसी भी जंक्शन पर सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। मैंने यहाँ करंट नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हैं। वीडियो आप देख सकते हैं किरचॉफ्स के नाम से, थंबनेल्स में जा करके आपको ऊपर ही दिखाई दे जाएगा कि हमें कौन से वीडियो में आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ने हैं। किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में मिलता है देखने को। दूसरा लूप रूल का ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है, सिग्मा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। किसी लूप का, क्लोज्ड लूप का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि जब किसी करंट, मतलब किसी वायर में जब करंट लगातार फ्लो करते हैं तो उस वायर में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो यहाँ पर बताया गया है। हीट का फॉर्मूला लिखा है VIT या I²RT V²T/R, और J मैंने लिख दिया है क्योंकि जूल में आंसर आएगा इस फॉर्मूले से, क्योंकि हीट को हम कैलोरी में भी मेजर करते हैं, तो कैलोरी में भी आपको न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। तो कैलोरी, जूल को जब कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं, 4.18 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ध्यान रखना है। तो इन फॉर्मूलों का यूज करके हम जूल में हीट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो वही हीट जो जूल में थी वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे ये 2 फॉर्मूले स्पेशली रेजिस्टेंस के लिखे हुए हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान आपको देना है इन दोनों ही फॉर्मूलों पर, बहुत ध्यान आपको देना है। इसमें यह कहा गया है कि अगर रेजिस्टेंस का स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज किया जाए, जैसे ये वायर है और इस वायर को स्ट्रेच किया जाए, इसकी लेंथ नहीं बढ़ाई जाए, मटेरियल नहीं बढ़ाया गया बल्कि इसको स्ट्रेच कर दिया गया और स्ट्रेच करके इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, तो ऐसे केस में वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो मैंने यहाँ लिखा है। यहाँ मैंने सपोज किया है कि लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, n² टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा।
ये ध्यान रखना। ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। जब हमने वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज नहीं किया था उस समय का रेजिस्टेंस है, और जब उसकी लेंथ मैंने n टाइम्स इंक्रीज कर दी तो न्यू रेजिस्टेंस जो है वो n² हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लेंथ को दो तरीके से वो बता देते हैं, एक तो वायर को स्ट्रेच करके, दूसरे मटेरियल को बढ़ा करके। अगर वायर को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं तो लेंथ के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर लेंथ स्ट्रेच करके हम इंक्रीज कर रहे हैं तो n² टाइम्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अगर n टाइम्स हम मटेरियल बढ़ा रहे हैं तो n × r आएगा, और स्ट्रेच करके अगर बढ़ा रहे हैं तो n² आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है। नॉर्मली हम जानते हैं वायर को खींचेंगे तो इसकी थिकनेस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, इसकी वजह से यहाँ n² आ गया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरा फॉर्मूले की बात करते हैं, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस से रिलेटेड है। अगर उसकी थिकनेस को मैंने इंक्रीज किया लेकिन मटेरियल को नहीं बढ़ाया, मीन्स दबा दिया, क्योंकि खींचेंगे तो थिकनेस कम होगी, कंप्रेस करें दबाएंगे तो इसका थिकनेस जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ऐसे टाइम इस तरीके से कंप्रेस करके अगर हम थिकनेस n टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो r/n² टाइम्स हो जाएगा। अब वैसे अगर हम बात करते हैं कि मटेरियल को हम बढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखना r/n आता है, और कंप्रेस करके हम उसकी थिकनेस बढ़ा रहे हैं तो r/n² आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ हमने इनके डेरिवेशन नहीं किए हैं, आपको केवल फॉर्मूले लर्न करने हैं। तो इस तरीके से मैंने देखा कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले बहुत ही ज़रूरी थे, जिनसे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके NCERT में एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बनाए गए हैं, वो सभी के सभी फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और आप लोग इन फॉर्मूलों को नोट कर लें। और क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसलिए ये फॉर्मूले आप लोग आज नोट कर लें, और नोट करने के बाद में आप इन फॉर्मूलों को लर्न कर लें, क्योंकि वीडियो रोज़ आपको 9 बजे तक उपलब्ध हो जाएगा। मीन्स आप लोगों को 9 बजे तक वीडियो मिलेगा पर डे, रोज़ का डेली आपको वीडियो जो है वो 9 बजे तक मिल जाया करेगा, 9 या 9:30 बजे तक। तो इसलिए आप फॉर्मूले लर्न कर लें, ताकि जब आप वीडियो कल का देखें तो आसानी से न्यूमेरिकल आपको समझ में आ सकें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल भी हम साथ साथ करेंगे, थ्योरी को भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी करेंगे, ताकि हमारे चैप्टर जो हैं उनका पूरा भी सिलेबस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आराम से हो सकें, और आप घर बैठ करके ये वीडियो देख करके, हमारा वीडियो देख करके आप अपना जो भी सिलेबस चैप्टर वाइज फिजिक्स में दिया गया है उसको कंप्लीट कर सकें। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये ब्लर रहता है, लेकिन कोशिश पूरी रहती है। फिजिक्स का कंसेप्ट आपके पास 100% पहुंच रहा है, और आप हम पर भरोसा भी कीजिए कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम का बाहर नहीं जाएगा। अभी हम आप लोगों की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देना शुरू करेंगे और सीरीज भी कराएंगे, लेकिन पहले हम सिलेबस थोड़ा सा कवर और कर लेते हैं, और जल्दी ही हम चैप्टर वाइज सीरीज लेकर के आएंगे, ताकि आप लोगों की घर बैठ कर के तैयारी ऐसी हो सके, जो अच्छी कोचिंग्स, बड़ी कोचिंग्स जो करा रही हैं, जो रुपया वसूल रही हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि बेटा आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर हो सके और सभी इसका फ़ायदा फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।